नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो है हम बात करेंगे मिशन 100 के तहत जो अपनी एक पुस्तिका रहती है वितान भाग 2, उसी में अपन जो है आज बात करेंगे और यहाँ पर जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स हैं उनको लेके चर्चा की जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो सवाल रहेगा कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। उदाहरण सहित आपको इसको स्पष्ट करना है। और यहाँ पर इस ऐसा ही दूसरा सवाल आ सकता है, लैंग्वेज उसमें बदली हुई आ सकती है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ, ये यहाँ पे के है, के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? दोनों ही सवाल हैं, एक जैसे सवाल हैं, आंसर इनका समान रहेगा। तो देखिएगा, इसका उत्तर जो रहेगा कि यशोधर बाबू ठेठ ग्रामीण परिवेश से मैट्रिक पास करके जब दिल्ली महानगर में किसंदा के पास नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से पूरित होकर आए थे, तो उनकी पत्नी भी जो थी वो ग्रामीण परिवेश से थी और कम शिक्षित थी। फिर भी उनकी पत्नी उनकी उपेक्षा महानगर के जीवन, अर्थात हम बात करें तो आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। भाई, आधुनिकता से पूर्ण रूप से वो प्रभावित नहीं थी, गाँव के जीवन वो से आई थी और फिर जो है वो नगर में आती है। महानगर में जब वो आती है, तो वो आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित होती है। वह अपने पति के जो है जो है के बारे का जो है विरोध करती है और वह आधुनिक रंग ढंग से जो है वो रहने भी लग जाती है। वह अपनी बेटी से के कहे अनुसार नए ढंग के कपड़े पहनना चाहती थी। उनके होठों पर लाली है, बालों में खिजाब है तथा ऊँची एड़ी की जो चप्पलें हैं वो पहनने वो लग जाती है। सिर पर पल्लू न रखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार वह ग्रामीण परिवेश को भूलकर बिल्कुल जो है वो शहरी जीवन की ओर जो है वो आकर्षित हो गई थी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, वो अधिक प्रगतिशील थी। लेकिन किस यशोधर बाबू की हम बात करें तो वो असफल कैसे रहे थे? तो उनका असफल जो है रहने का कारण था कि भई वो जो है सिर्फ़ किसंदा के कहे अनुसार, यानी किसंदा का जो व्यक्तित्व था, जो वे जीवन में किसंदा ने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों को वो आधार मान रहे थे और उनके अनुसार ही वो चल रहे थे। इसलिए वे आधुनिक जीवन में ढल ही नहीं पाए। और हमेशा अपनी पत्नी द्वारा जो भी उनको कहा जाता था आधुनिकता के संदर्भ में, तो वो सब उसका क्या करता था? विरोध करता था। चलिए, अगला सवाल है, दूसरे पार्ट से है, जूझ आत्मकथा से। अथवा में है, दोनों समान है, एक जैसे सवाल है, लेकिन इनकी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो बदली हुई है। तो देखिएगा, दूसरा हमारा जो सवाल रहेगा कि लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊँचा बनाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? प्रमाण सहित सिद्ध करना है, या सवाल ऐसे आ सकता है कि जूझ आत्मकथात्मक अंश के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिएगा, इसका उत्तर जो रहेगा कि मनुष्य के जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जितनी विकट हों, सामने भीषण संकट हों, बाधाएँ आए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। उसे सहनशीलता, धैर्य है, हिम्मत है, संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई छूट जाने के बाद भी देखो, लेखक के मन में पढ़ने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई, क्योंकि आगे पढ़कर ही नौकरी प्राप्त की जा सकती है और जीवन को जो है वो सफल बनाया जा सकता है। परंतु इस कार्य से उनका पिता जो था, वो बाधा बना हुआ था। लेखक इस संकट में रास्ता निकालता है और वह माँ की सहायता से क्या करता है? पिता को सीधी राह पर ले आता है। इसके लिए सारे उपाय वह खुद सुझाता है। वह अपने पिता की सारी शर्तें मानकर पाठशाला जाने भी लगता है और पाठशाला में बच्चे देखो उनका मज़ाक भी उड़ाते हैं, किंतु वह धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई करता चला जाता है। परिणाम ये होता है कि वह सबका चहेता बन जाता है और वह संघर्ष करके आगे बढ़ने में सफल हो जाता है और उसका भविष्य जो है वो भी सँवर जाता है। आगे देखिएगा, अपना सवाल नंबर जो 3 रहता है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से अपेक्षा रखते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पे इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। वेरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर जो रहेगा कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से अपेक्षा रखते थे कि वे उन्हें बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभव संपन्न व्यक्ति माने, वो वे अनुभव करते थे, उनका सम्मान करें, घर गृहस्थी के हर मामले में उनसे सलाह ली जाए, कोई भी काम जो है उससे बिना पूछे ना किया जाए, बच्चे अपना वेतन भी उन्हें ला कर दें, ऐसा वो सोचते थे, ला कर देते नहीं थे। उनके बेटे घर के रोज़मर्रा के जो काम है ना, उनमें हाथ बटाएँ। उनकी बेटी उनकी इच्छा अनुसार जो है वो शालीन कपड़े पहने और वे रिश्तेदार हैं, सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग करें, परंपराओं को निभाएँ, धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित हों। सिल्वर वेडिंग पर बड़े बेटे ने उनसे कहा था, क्या कहा था कि सवेरे उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहनकर आप दूध लेने जाया करें। ये बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि वह स्वयं दूध लाने हेतु कहे कि मैं स्वयं ले आऊँगा, बाबूजी आप यहीं बैठा रहा करें। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा और ये उसको बुरा लगा था। चलिए, अगला सवाल है कि कविता के प्रति लगाव से पहले और इसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में जो है वो क्या बदलाव आया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, उस उत्तर इसका रहेगा कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराने, भैंसिया चरावन, खेतों में पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए अकेलापन महसूस होता था और वो खटकता भी था। तब उसे कोई काम करना तभी अच्छा लगता था जब उसके कोई साथ में बोलने वाला हो, हँसी मज़ाक करने वाला हो। लेकिन कविता के प्रति जब लगाव उत्पन्न हुआ लेखक का, तो उसका जो अकेलापन था उससे उसको ऊब नहीं होती थी।
अब वह अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था उनको, ताकि वह ऊँची आवाज़ में कविता गा सके, कविता के भावों का अभिनय कर सके और गाते-गाते नाच भी सके। अब उसे अकेलेपन से पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा था। अकेलेपन को लेकर अब लेखक की धारणा में ये बदलाव आ गया था कि वह एकांत को आनंद प्राप्ति का जो है अवसर मानने लगा था। चलिए, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 5 है वो रहेगा कि एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है? जूझ-पाठ के आधार पर आपको उदाहरण सहित बताना है। तो देखिएगा कि एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है कि वह छात्र की रुचि और प्रयास को देखकर उसे प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, कुछ नया करने का अवसर उसे प्रदान करे। जूझ-पाठ में हम बात करें तो मास्टर जी थे सौंदरगेकर। नए व सौंदरगेकर थे के साथ रहने से लेखक का न सिर्फ कविता लिखने की ओर रुझान बढ़ा, बल्कि वह एक अच्छा कवि भी बन जाता है। और वह जो भी टूटा-फूटा लिखता, मास्टर जी को दिखाता, तब वे उसे कविता का शास्त्र समझाते। कौन से कि छंद क्या होता है, लय क्या होती है, अलंकारों का ज्ञान है, शुद्ध लेखन के नियम उनको समझाते। इससे लेखक को प्रोत्साहन मिला और आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब लेखक जो है वो छंद है, अलंकार है, लय, यति, गति से युक्त कविताएँ जो है वो लिखने लग गया है। और इस प्रकार मास्टर जी सौंदरगेकर के प्रभावी व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, सहयोग और उनके पढ़ाने की अद्भुत शैली से प्रभावित होकर लेखक को नई दिशा जो है वो मिलने लग गई। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप हमारे यूट्यूब चैनल है एचएस स्टडी टॉक, उस पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बढ़िया से आना चाहिए। चलिए, इसका उत्तर जो रहेगा कि यशोधर बाबू हर छोटी-छोटी बात में जो है वो किसका अनुसरण कर रहे थे? किशनदा का। उनको ही अपना जो है वो आदर्श माना करते थे। यहाँ तक कि चलने में, मुस्कुराने में, शर्माने में भी किशनदा से प्रभावित थे। और किशनदा की तरह ही उनका हाथ मिलाकर हँसना, प्रशंसा पाकर झेंपना, ऑफिस से चलते समय जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करना, दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे, दफ्तर से मंदिर जाना, सुबह की सैर करना, मकान न बनवाने की सोचना, आदि सभी बातें जो वो सिर्फ़ किशनदा की छाप थी। और इसके साथ ही घर में होली गँवाना है, जनेऊ पुन्नी के समय लोगों को अपने घर बुलाना, रामलीला की तैयारी के लिए कमरा देना, ये सब आदतें जो वो किशनदा ने ही उन्हें उनमें जो है वो लगाई थी। इन सब बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू जो था किशनदा का मानस पुत्र था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया से इसको याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा के लिए। चलिए, हमारा 7वां सवाल है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पे यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो देखिएगा, पहली विशेषता है कि परंपराओं के निर्वाहक, कि यशोधर बाबू परंपराओं के निर्वाहक हैं, परंपराओं को मानने वाले हैं। वे रिश्ते नातों को बहुत अच्छे तवज्जो देते हैं, साथ ही वे रामलीला है, होली गंवाना है, जनेऊ पुन्नी की परंपरा का पालन भी करना चाहते हैं। वे रोज़ धार्मिक प्रवचन सुनने जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। आधुनिकता के विरोधी माने जाते हैं। यशोधर बाबू पता होगा कि आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, स्वतंत्र होने या कम कपड़े पहने या नए-नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। उन्हें शादी की सिल्वर वेडिंग मनाना भी गैर ज़रूरी लगता था। और देखिएगा, कर्तव्यनिष्ठता की बात करें तो यशोधर बाबू बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे अपने कर्तव्यों को कार्यालय और परिवार में पूरी निष्ठा के साथ निभाया करते थे। वे पिता का कर्तव्य भी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे। ये हम सबको पता है। चलिए, हमारा 8वां जो सवाल रहेगा यहाँ पे कि जूझ-पाठ के लेखक के चरित्र की विशेषताएँ आपको बतानी है। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ने की ललक। पहला जो विशेषता है कि लेखक के मन में पढ़ने की ललक समाई हुई थी, इसलिए उसने अपनी इच्छा माँ के समक्ष प्रकट की और दत्ताजी राव के पास चलने का सुझाव भी दिया। उसकी सहायता से उसकी पढ़ने की इच्छा भी पूरी होती है। दूसरा यहाँ पे रहता है दूरदर्शी। तो ये दूरदर्शी बिल्कुल थे, वे जानते थे कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है और कोई काम-धंधा किया जा सकता है, इससे भविष्य भी जो है वो संवर सकता है। हमारी तीसरी विशेषता रहेगी कठोर परिश्रमी तथा लगनशील। तो लेखक जो है वो कठोर परिश्रमी था, लगनशील था, वह अपने कठोर परिश्रम से दादा की शर्तों को पूरा भी करता है और अपनी लगन के कारण कक्षा में होशियार बच्चों में वो गिना भी जाता है। तो चलिए, आज के हमारे ये जो 8 सवाल मैंने यहाँ पे बताए हैं, वो सारे ही वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका इनमें से जो है मैं बात करूँ तो 4 नंबर का सवाल 100% आएगा। तो मान के चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको तो हाँ, भाषा चेंज हो सकती है, जैसे मैंने दो शुरू वाले 2-3 प्रश्नों की भाषा चेंज करके आपको बताया कि इस तरह से भी सवाल आ सकता है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।